गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, हिस्ट्री वगैरह, जिसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ा। फर्स्ट, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड इज दैट लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ था हमारा गैल-लुजेक लॉ। और फिफ्थ था एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो लॉ। इसी क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग लेकर के आए हैं, एवरेज एटॉमिक मास को लेकर के। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक मास को समझा कि व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is defined as the 1/12th mass of carbon 12 is called 1 AMU, 1 atomic mass unit। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट का जो हम लोग एटॉमिक मास निकालते थे वो कैसे निकालते थे, तो हम लोग कंपेयर करके बाय कंपैरिजन मेथड से। तो कंपेयर किससे करते थे, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग का जो बेसिक था वो हमारा था कौन, कार्बन 12 था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कार्बन 12 को लिया गया था, बाकी और एलिमेंट्स को ट्राई किया गया, बट सम सर्कमस्टांसेस कार्बन 12 इज कंप्लीटली सुटेबल फॉर दैट टाइम। और अभी तक हम लोग कार्बन 12 को ही लेकर के चलते हैं एटॉमिक मास का निकालने के लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स का उसके कंपेयर करके। अभी हम आज का हमारा जो टॉपिक है तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का सर जरूरत कब पड़ा, क्यों पड़ा? आप सभी को पता है कि जनरली जो एलिमेंट्स है वो एक फॉर्म में नहीं पाया जाता है, एक ही एलिमेंट्स का। ये बात तब स्टार्ट हुआ जब आइसोटोप्स और आइसोबार्स का कंसेप्ट आने लगा मार्केट में। ठीक है, जब एक ही एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक मास मिलने लगा। फॉर एग्जांपल कार्बन C6 12 13 और 14, 13 12 13 और 14 ये आइसोटोप्स है, सभी का एटॉमिक मास अलग अलग है। तो इसमें अब हम लोग एटॉमिक मास कंसीडर किसका करेंगे, तो यहाँ पे आया व्यूज साइंटिस्ट का। चलिए इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो एवरेज एटॉमिक मास जैसे ही नाम सुन रहे हैं आप लोग को तुरंत दिमाग में आ रहा होगा सर एवरेज का मतलब हो गया कि सर नंबर सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। तो इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, साइंटिस्ट सब कैसे कैलकुलेट किए कि जो नंबर है यहाँ पे जो हर एक एलिमेंट्स आइसोटोप्स है, तो आइसोटोप्स में हर एक आइसोटोप्स का पाया जाने का परसेंटेज एबंडेंस जो है नेचर में वो सभी का अलग अलग था। तो जितना परसेंटेज में वो पाया जा रहा है उसका प्रोडक्ट डिवाइड बाय 100 इनटू उसका रियल एटॉमिक मास से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सभी का सम निकालते हैं। दैट सम इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप्स। ठीक है ना, तो क्या मैंने बताया, जनरली नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन 1 आइसोटोप्स। ठीक है, मोर देन 1 आइसोटोप्स में जब ज्यादा पाया जाने लगा, जैसे कार्बन का बात करें C6 12 6 13 C6 14। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले सर्च करेंगे कि इसका परसेंटेज ऑफ एबंडेंस कितना है, इसका परसेंटेज ऑफ एबंडेंस कितना है और इसका परसेंटेज ऑफ एबंडेंस कितना है। उसका जो भी परसेंटेज ऑफ एबंडेंस है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके रिलेटिव एटॉमिक मास से। और इस रिलेटिव एटॉमिक मास को फिर क्या करेंगे हम लोग, दोनों का प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से। तो और वो सारा का सम क्या कहलाएगा, एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। लेट्स सपोज 2 एलिमेंट है, 2 आइसोटोप्स है, एक A है दूसरा B है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है XX। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, X और X है। ठीक है, तो XX जब इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन यहीं पे इसका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो हम लोग ऐसा एलिमेंट को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। तो डिफरेंट एटॉमिक मासेस, सेम एटॉमिक नंबर, तो आइसोटोप्स। अब कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे सर एवरेज एटॉमिक मास को, तो एवरेज एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड एज व्हाट परसेंटेज ऑफ एबंडेंस ऑफ A
by 100 into atomic mass of A plus percentage of abundance of B into atomic mass of B डिवाइड बाई 100। अब इसी तरह से 3 अगर नंबर होगा, 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे तो तीनों का प्रोडक्ट का सम, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको याद रखना है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ एबंडेंस ऑफ ए इंटू मास एटॉमिक मास ऑफ ए डिवाइड बाई 100 प्लस इसी तरह से बी का, इसी तरह से सी का, और सभी का निकालने के बाद क्या कर देंगे हम लोग, सभी का निकाल करके इस तरह से क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा क्या क्या निकल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन यूजिंग टेबल गिवन बिलो। आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है बोर्ड में। ठीक है, क्या कह रहा है कि आइसोटोप्स आपका दिया हुआ है, क्या है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, आपका रिलेटिव इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, 12 है, 13 है एंड 14 है। आपको यहाँ पर रिलेटिव एबंडेंस परसेंटेज दिया हुआ है कि ये 98.892% क्या कार्बन 12 पाया जा रहा है, 1.108% पाया जा रहा है क्या आपका कार्बन 13, और कार्बन 14 जो है वो 2 × 10⁻⁻10%, बहुत ही कम ये पाया जाता है कार्बन 14। आपको पता है कार्बन 14 को डेटिंग के लिए, कार्बन डेटिंग के लिए भी यूज करते हैं, है ना। कैंसर का भी इलाज में हम लोग यूज करते हैं। आगे उसको हम लोग डिटेल्स में और देखेंगे जब कार्बन पढ़ेंगे। तो एटॉमिक मासेज दिया हुआ है, इसका 12 होता है, इसका 14 पॉइंट समथिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है सर, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास। सो व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको, क्या बताया था, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एबंडेंस, यानी कि 98.892 इंटू व्हाट, इट्स मास, इट्स एटॉमिक मास कितना है, 12 है, डिवाइडेड बाय कितना, 100, डिवाइड बाय 100 प्लस क्या हो जाएगा नेक्स्ट बताओ, 1.108 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना 13.00335, ठीक है, प्लस C14 का 2 × 10⁻⁻10 परसेंटेज ऑफ एबंडेंस एटॉमिक मास 14.00317 डिवाइडेड बाय व्हाट 100। ठीक है, अब जब इसको हम लोग पूरा को कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर टोटल कैलकुलेशन व्हाट यू विल गेट, इसको डिवाइड करोगे कितना जाएगा बताओ, 0.988 × 12 ये हो जाएगा आपका कितना 0.0108 है ना, इंटू 13.0035 प्लस इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 2 × 10⁻⁻10 इंटू 0.1400317 ये हो जाएगा। अब इस सभी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 12.01 समथिंग यूनिट। ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये है आपका कैलकुलेशन। इसी तरह से अगर कोई दूसरा एटॉम आपको आइसोटोप्स दिया हुआ है तो उस आइसोटोप्स का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें सारे और क्वेश्चंस का एग्जांपल हम लोग लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो ध्यान से। सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोप्स कैलकुलेट करेंगे तो C12 परसेंटेज इंटू 100 इंटू AMC एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 परसेंटेज, ये हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया। आफ्टर द कैलकुलेशन वी आर गेटिंग दैट व्हाट 12.001 U, that is
आवर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई सो होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट, एवरेज एटॉमिक मास। कोई दिक्कत प्रीति, कोई परेशानी है? सही मारा है? इसको क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग निकालते हैं। और नेक्स्ट अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा मोलिकुलर मास। क्या है? मोलिकुलर मास। नाम से ही पता चल रहा है कि सर मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मतलब ये मोलिक्यूल से आया है, मोलिकुलर, मोलिक्यूल्स। अब कोई भी कंपाउंड्स है उसका जो मोलिक्यूल्स है उस सभी मोलिक्यूल्स के मास, सभी मोलिक्यूल्स के एटॉमिक मास का सम इज कॉल्ड मोलिकुलर मास, इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ द ऑल द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का जितने भी एटम्स है उसके सारे एटॉमिक मास का सम को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलिकुलर मास कहते हैं। लुक हियर, it is the sum of atomic masses of all elements present in the molecule. In a simple way we can say that it is the sum of all atomic masses of the elements present in the molecules. For example H2O, H2O वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में हमारा तीन एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स हैं। कौन कौन है? हाइड्रोजन है और हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है सर? तो 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स है इसमें, एटम्स कितने हो गए? 3, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। तो इस सभी का एटॉमिक मास निकाल करके सम निकाल दो, दैट इज योर मोलिकुलर मास, दैट इज योर मोलिकुलर मास। तो क्या होगा, व्हाट विल बी द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर? प्लीज कैलकुलेट। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, तो कितना हो जाएगा? चलो कैलकुलेट करो। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 2 × 1 2 प्लस 16 × 1 is 16। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 18 U। दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ व्हाट? वाटर। Any doubt? It is clear? Okay. Now solve it. Find the atomic molecular mass of H2SO4. Find the atomic mass of C6H12O6. जल्दी से मीथेन का एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास निकालिए, मोलिकुलर मास। Now calculate it. As first methane. If we talk about methane, what is the atomic mass of carbon? क्या हो जाएगा? कार्बन का एटॉमिक मास 12 कितना है? 1 है। 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो 4 × 1 कैलकुलेट करोगे कितना जाएगा? 12 + 4 दैट इज 16 U। कितना हो जाएगा? 16 U। आपका एटॉमिक मास मीथेन का कितना हो गया? 16 हो गया। कोई दिक्कत है? अब चलिए इसका कैलकुलेट करिए। 6, तो 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन 12 है, 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 × 6, 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96। आफ्टर ऑल कैलकुलेशन यू विल गेट 180 AU, है ना, 180 U। ये बहुत आसान है, आराम से बना लोगे। सल्फर का एटॉमिक मास कितना? 32। जल्दी से इसको बना लोगे, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। ओके, 38, वेरी गुड। नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन। आई होप ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू आर गेटिंग। पॉइंट में है सर, तो सब जगह में यहाँ सॉल्यूशन में पॉइंट में प्रॉपर लिया है, क्या उतना लेने का जरूरत है? ये जरूरत है नहीं, ठीक है। आप राउंड फिगर में आप ले सकते हो, ठीक है, डजंट मैटर। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। जस्ट अभी हम लोगों ने किया, कितना आया था सर? 180। कैसे आया था सर? आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करना है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर
पहले कार्बन 6 है, 6 कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है, 12 6 जा 72। अब हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द लिफ्ट, 12 6 जा 72 प्लस 12, 72 प्लस 12 84 प्लस 96 दैट इज 180, है ना, 180, ठीक है। दिस इज एटॉमिक मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 ग्लूकोज C6H12O6। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि देखो क्वेश्चन इससे पहले जो था ग्लूकोज था, ब्रैकेट में आपको ग्लूकेज का फॉर्मूला दे दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका कि आपको ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? C2H2O4 into 2H2O, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब जब केमिकल फॉर्मूला हमारे पास पता है, अब आराम से हम लोग इसका मास निकाल सकते हैं। बताइए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन को लेने का मकसद यही है कि सर ये पॉइंट देख करके बहुत बच्चे डर जाते हैं, है ना। पॉइंट मतलब इनटू है, हाँ। तो क्या करेंगे बताओ, ये पहले हम लोग इसके अंदर का इसका निकाल लिए पूरा का पूरा, ठीक है। क्या करना है, 2 इंटू वाटर है ना, तो अब ये इंटू का मतलब ये मतलब समझना कि मल्टीप्लाई करना है। सो ओवरऑल में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से इतना, है ना। तो यहां से क्या हो गया आपका कार्बन का C12, 12 इंटू 2 24 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बताओ, 4 है, 16 4 जा प्लस, ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 32। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दैट विल बी योर आंसर। अगर पॉइंट में पूरा एटॉमिक मास अगर दिया हुआ रहता है तो पॉइंट में लेंगे, पूरा नहीं दिया राउंड फिगर में हम लोग लेकर के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मूला मास। व्हाट इज फॉर्मूला मास? फॉर्मूला मास इज ऑल्सो सिमिलर टू द molecular mass, but there is a little difference between them. What is the little difference between them? That is molecular mass में हम लोगों ने क्या किया था, atomic mass लिया था। क्या लिया था? atomic mass, sum of atomic masses of the atoms present in the molecule. But in the formula mass, the sum of the average atomic mass, sum of the average atomic mass, listen carefully, sum of the average atomic mass of the atoms present in the molecules is called what? Formula mass. Some substances do not contain discrete molecules as their constituent units. As you know that they are positive and negative entities and are arranged in a 3D structure. You can see that सोडियम, क्लोरीन, इस तरह से ये इसका सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर जो है क्लास 12th में था, हटा दिया है शायद, में भी इस बार से आप लोग को इसमें डाला है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट में ये क्या होता है आपका, जो आयन से सॉलिड बनते हैं, आयन से NaCl सॉल्ट है, NaCl किससे बना है, सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन से। तो एनायन जो है क्लोरीन ये आपके इसके कॉर्नर में है और इसका फेस पर है आपका कौन सा है, सोडियम है। ये इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस रूप में पाया जाता है। तो फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, व्हाट एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास 23.5 एंड उसका 35.5, उससे जो कैलकुलेट करेंगे आप ओवरऑल वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास यूनिट हो जाएगा, ठीक है। एट एवरेज एटॉमिक मास लेंगे, दैट्स अ क्लियर। आज का हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, एटॉमिक मास, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एवरेज एटॉमिक मास, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा अभी व्हाट, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास पढ़ा, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज है, रेफरेंस दिया गया है कि जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, इसको आप लोग को सॉल्व करने हैं। और अगर आप लोग एनसीईआरटी का ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, इट मींस ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टिल नाउ, ओके। ये सभी एनसीईआरटी रेफरेंस है जिसको कि आप लोग को करने हैं। अब आगे स्टार्ट होता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक,
दैट इज मोल कंसेप्ट्स एंड परसेंटेज कंपोजिशन। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक में कर रहे हैं, उसमें भी ये सुपर इंपॉर्टेंट। क्यों सर? क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं, मोल कंसेप्ट से। यहाँ से क्या बनेगा आपका? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेगा। तो हम लोग यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मोल कंसेप्ट एंड परसेंटेज कंपोजिशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला हमारा है जिसमें पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक वर्ड हम लोग नया जो देखने को मिला है, व्हाट इज मोल। व्हाट इज मोल, ये पूरा टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोल पढ़ेंगे, एवोगाड्रो नंबर पढ़ेंगे, मोलर मास पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोग ये देखेंगे कि H2SO4 है, इसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, CO2 में कार्बन का परसेंटेज कितना, ऑक्सीजन का कितना, फिर कैलकुलेशन भी करेंगे उसके बेसिस पे कि इतना अगर CO2 मास दिया हुआ है, CO2 का इतना मास है तो उसमें कार्बन का मास कितना होगा और ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग को परसेंटेज कंपोजिशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, वाई मोल। मोल क्यों? जैसे इसको मोल को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं। आप अंडा खरीदने जाते हैं, बनाना खरीदने जाते हैं, अभी भी है, तो किस में लेते हैं? केजी में लेते हो या फिर पीस में हिसाब से लेते हो? दिव्यांश से पीस के हिसाब से लेते हो कि केजी के हिसाब से लेते हो? पीस से लेते हैं। और 12 पीस को एक फिक्स किया हुआ है, 12 पीस इज इक्वल टू 1 डजन। उसी तरह से केमिस्ट्री में केमिकल्स को मेजर करने के लिए कुछ एक मेजरमेंट लिया गया और उस मेजरमेंट को बोला गया, जैसे व्हाट इज डजन, डजन इज अ नंबर काउंट, डजन इज अ नंबर काउंट। उसी तरह से एक मोल, मोल क्या है? मोल इज अ नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, चूंकि एवोगाड्रो के द्वारा ये नंबर दिया गया था। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटे साइज में है, आसानी से काउंट करना इज इट पॉसिबल? नॉट। देयर नंबर्स इन इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज, छोटा अमाउंट में भी बहुत ही बड़ा काम कर जाता है। ठीक है, जैसे एक बूंद पानी है, एक बूंद पानी है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। और इस 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे? कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो कितने एटम्स मतलब मॉलिक्यूल्स, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें मॉलिक्यूल्स का। ये वाटर किससे मिला है? H2O से मिलकर बना है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होगा? तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे? तो 1.67 इंटू 10⁻21। ठीक है, नियर अबाउट, ठीक है, जो कि एवोगाड्रो नंबर पे आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 से इसको कैलकुलेट किया गया फिर। ठीक है, तो वाटर के लिए ये दिया गया है एक एग्जांपल, टू डील विद दिस सच लार्ज नंबर वी इन्वेंटेड मोल। अब इसी तरह से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नया इन्वेंशन किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं, जिसमें छोटा से लेकर के बड़ा तक का केमिकल को हम लोग क्या कहेंगे? मेजरमेंट करेंगे, अमाउंट को मेजर करेंगे। ठीक है, तो मोल इज द, वी कैन से दैट व्हाट इज मोल? मोल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट है, जिससे हम लोग पता लगाएंगे कि कितने अमाउंट में कोई भी चीज है। ठीक है ना, अमाउंट कहने का मतलब इट विल बी काउंटेड और इट विल बी इन अ मास। ठीक है, तो मोल इज जस्ट अ नंबर, एज मैंने पहले बताया मोल क्या है? मोल इज अ जस्ट अ नंबर, एज जैसे बनाना डजन 12 पीस होता है कि नहीं होता है? क्या होता है 12 पीस? हम लोग क्या कहेंगे इसको? 12 पीस को क्या कहते हैं? 1 डजन। इसी तरह से कोई 100 रन मारा है ना, तो अभी IPL चल रहा है, 100 रन एक वैभव सूर्यवंशी या सचिन तेंदुलकर मारते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। उसी तरह से एक मोल को हम लोग क्या कहते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एटम्स। ठीक है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 atoms given by, this number is given by whom?
एवोगाद्रो, किसके द्वारा? एवोगाद्रो के द्वारा दिया गया था, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, है ना। एंड इट इज डिनोटेड एज, और इट इज रिटेन एज Na। इसको कैसे लिखते हैं? Na से लिखते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा मोल कंसेप्ट का 5 मिनट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज मोल? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द 12 कार्बन आइसोटोप्स। सर 1 मोल क्या होगा? तो 12 ग्राम कार्बन 12 का आइसोटोप्स का जितना 12 ग्राम हम लोग लेते हैं कार्बन 12, और उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स था, ठीक है ना। जैसे क्या बोला मैंने कि कार्बन लिया हम लोगों ने, ठीक है, C12, है ना। अब C12 का 12 ग्राम हम लोगों ने लिया। अभी 12 ग्राम में जब काउंट किया गया तो कितने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे? दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड 1 मोल। दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 मोल, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे? 1 मोल। और 12 ग्राम ऑफ एटम में, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 मोल, और 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट? 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट? 6.022 into 10⁻23 एटम्स। कितना हो जाएंगे? इतना एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो इट इज क्लियर दैट, ठीक है। यहां से ऐसे है तो यहां पे निकाल लेंगे कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम। आपको पता है कि मास ऑफ अ कार्बन एटम कितना होता है? 1.992 into 10⁻23 ग्राम। इसको जब एवोगाद्रो नंबर्स क्या करेंगे, इसको जब 12 से डिवाइड किए तो यहाँ से आपको 12 से डिवाइड करने के बाद ऐसा थोड़ी कि वो पूरा कैलकुलेट करने चले गए थे, मतलब काउंट करने चले गए थे एवोगाद्रो। उन्होंने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? जब कार्बन 12 का एक मास ऑफ कार्बन 12 उन्होंने लिया एक, जिसका वैल्यू कितना था? 1.9 into 10⁻23 था, ठीक है। अब उसको जब 12 को उससे डिवाइड किए, ठीक है, जब डिवाइड किए तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आया 6.022 into 10⁻23, इसी को इन्होंने क्या बोला? एवोगाद्रो नंबर बोला। तो इसका बेसिक हमारा कहाँ से, चूंकि हम लोग एटॉमिक मास जो कैलकुलेट करते हैं हमारा रेफरेंस कहाँ से होता है? कार्बन 12 से होता है, इसलिए कार्बन 12 से इसको मेजर किया गया। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि एंटिटीज इन मोल, 1 मोल ऑफ N2 कहने का मतलब क्या हुआ? 6.022 into 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन N2। अब यहाँ पे N अलग से नहीं कहोगे, नाइट्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, दैट्स व्हाई वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स, नॉट अबाउट द एटम। इतना क्या होगा? यहाँ पे N2 का इतना मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। जो एटॉमिक फॉर्म में होगा तो वहां पे एटम्स का काउंट करेंगे कि इतना नंबर ऑफ एटम्स हुआ, लेकिन जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो वहां पे क्या कहेंगे? इतना एवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कार्बन का, तो 6.022 into 10⁻23 ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन एटॉमिक फॉर्म में होता है और ये क्या है? आपका मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है। आई होप ये क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं 1 मोल ऑफ NH3 के किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए और इसको प्रैक्टिस करके आएंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।